नमस्कार दोस्तों, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के ऑनलाइन कोर्स के अंदर आपका स्वागत है। और आज हम जिस संस्थान की चर्चा करेंगे या जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है रोल ऑफ WHO। वर्तमान का जो ये कोरोना वायरस का पेंडेमिक है और जो क्राइसिस है, इस क्राइसिस के अंदर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसके अंदर चर्चा है। इसके पॉजिटिव नेगेटिव सभी बातों के लिए चर्चा के अंदर है। कुछ लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, कुछ इसकी निंदाएं जो है वो कर रहे हैं। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि WHO के बारे में हम थोड़ा विस्तार से जान लें कि आखिर ये क्या है, कैसे कार्य करता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, कब इस्टेब्लिश हुआ था। इन सब चीज़ों के बारे में जानना जो है निश्चित रूप से हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसलिए आज हम पढ़ेंगे WHO के बारे में, इसकी भूमिका के बारे में, क्या भूमिका इसकी रही। पहले हम देख लेते हैं WHO जो है वो है क्या, इससे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो WHO क्या है, सबसे पहले देखेंगे WHO की स्थापना जो है कब हुई। तो 7 अप्रैल 1948 WHO का खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, और जब इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया तभी से WHO जो है उसकी स्थापना हो गई। तो WHO की स्थापना, ये जो अस्तित्व में आया वो 7 अप्रैल 1948 को आया। और 7 अप्रैल का जो दिन है, इस दिन को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। ये भी याद रखने की जरूरत है कि 7 अप्रैल का जो दिन है इसको कैसे मनाया जाता है। तो ये वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है उसके रूप में इसको मनाया जाता है। इसके अंदर सदस्य कितने हैं, तो 194 कंट्रीज जो है उसके मेंबर्स हैं इस WHO के अंदर। तो ऑलमोस्ट विश्व के जो सभी देश हैं वो सभी देश WHO के सदस्य हैं। तो 194 कंट्रीज जो है वो इसके मेंबर्स हैं। यहाँ पर अगर देखें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा। जिनेवा कहाँ है, तो ये स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड जो है वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा 150 देशों में इसके 150 ऑफिसेज जो है वो भी हैं, और 7 इसके रीजनल हेडक्वार्टर्स जो क्षेत्रीय मुख्यालय है वो भी है। तो मुख्यालय, एक मुख्यालय जो महत्वपूर्ण है वो तो कहाँ पर है, वो तो जिनेवा में है। इसके अलावा 7 क्षेत्रीय मुख्यालय जो है वो भी बने हुए हैं, और 150 देशों के अंदर इसके 150 ऑफिसेज हैं, और लगभग 7000 कर्मचारी जो है वो इसके अधीन कार्य करते हैं। अब अगर हम देखें कि कार्य कैसे करता है, इसकी स्ट्रक्चर जो है वो कैसे है, तो देखो जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो लगभग 3 टियर स्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं। तो हम स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाएं, बिल्कुल अगर इसको ओवरऑल समझने के दृष्टिकोण से अगर समझें तो ये 3 टियर स्ट्रक्चर है, त्रिस्तरीय इसकी संरचना है। त्रिस्तरीय संरचना के अंदर सबसे पहले जो आता है, हाईएस्ट टॉप पर आता है, वो है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। तो ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर होती है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, और ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के अंदर जितने 194 मेंबर्स हैं ये सारे के सारे इसमें होते हैं। और ये इसकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है कि अगर यहाँ पर सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था की बात करें तो WHO में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था कौन है, तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है। तो ये एक असेंबली हो गई, एक महासभा टाइप की हो गई, जिसके अंदर सभी जो देश हैं, सदस्य देश सारे के सारे वहां पर उपस्थित रहते हैं। तो सबसे पहले तो ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होती है, और उसके जो सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है वो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है। फिर पर अब ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है ये तो कभी कभी मिलेगी, वर्ष में एक बार जो है वो मिल सकती है, मई के अंदर ये जो है वो सामान्यतया मिलती है। पर इसके डे टू डे और भी काम होते हैं, तो वो काम कैसे होंगे और वो काम कैसे किए जाएंगे, तो इसके लिए एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वो होता है। तो सबसे टॉप लेवल पर वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, दूसरे लेवल पर जो है एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है। इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर 34 मेंबर्स होते हैं, 34 मेंबर्स होते हैं, जिनका जो सिलेक्शन है, इनका इलेक्शन जो है इस वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा किया जाता है। और ये हेल्थ के मामलों में टेक्निकली एक्सपर्ट लोग होते हैं, जो टेक्निकली एक्सपर्ट होते हैं इनको एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर चुना जाता है। और इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। तो ये 34 मेंबर्स जो है वो 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। स्वास्थ्य के मामलों में ये विशेषज्ञ लोग हुआ करते हैं। और फिर जो WHO का जो हेड है, उस हेड का यानी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ये हेडक्वार्टर जो है उसको हेड करने के लिए, इसके लिए जो व्यक्ति है उसका, उस पद का नाम है डायरेक्टर जनरल। तो WHO में तीसरे लेवल पर होता है DG, और DG का चुनाव जो है वो भी कौन करता है, तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है वो DG का चुनाव करते हैं। वर्तमान के अंदर DG कौन है, तो टेड्रोस एधेनोम घेब्रेयेसस। ये व्यक्ति कौन है, ये मिस्टर टेड्रोस, डॉक्टर टेड्रोस जो है ये इथोपिया, अफ्रीका के अंदर देश है इथोपिया के पूर्व हेल्थ और विदेश मंत्री हैं। स्वास्थ्य और विदेश मंत्री जो है वो है। 1 जुलाई 2017 को इनका इलेक्शन जो है वो इस पद के ऊपर हुआ, अपॉइंटमेंट हुआ डायरेक्टर जनरल WHO के रूप में। और इनका जो कार्यकाल, डायरेक्टर जनरल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का कार्यकाल हुआ करता है। तो 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए मिस्टर टेड्रोस जो है वो यहाँ पर चुने गए। तो इस प्रकार से ये
जो WHO है वो WHO कार्य करता है। इसके अलावा WHO एक रिपोर्ट भी निकालता है। देखो हम जितने भी आजकल यूपीएससी के अंदर ये रिपोर्ट्स रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो WHO के द्वारा जो रिपोर्ट निकाली जाती है उसको कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, जिसके अंदर विश्व के अंदर स्वास्थ्य के मामलों में किस प्रकार की गतिविधियां चल रही है इसके बारे में जानकारी जो है वो दी जाती है। तो वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट कौन निकालता है? तो ये WHO जो है WHO के द्वारा निकाली जाती है। ये कुछ सामान्य जानकारियां हैं WHO के बारे में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में। इसके बाद में इस विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्या कार्य होते हैं, ये करते क्या है, तो इनके फंक्शंस क्या क्या है। तो देखो सबसे पहला फंक्शन जो है वो 2012 के अंदर ये इसके 6 मुख्य फंक्शंस जो है वो डिसाइड किए गए। उसके अंदर सबसे पहला है लीडरशिप का, नेतृत्व प्रदान करता है। जो मैटर्स होते हैं क्रिटिकल टू द पब्लिक हेल्थ, जो आपका जन स्वास्थ्य के मामले हैं, उन मामलों के अंदर लीडरशिप नेतृत्व प्रदान करने का काम जो है वो WHO करता है। जैसे भी वर्तमान में जन स्वास्थ्य का मामला चल रहा है कोरोना वायरस का, और इसके अंदर लीडरशिप कौन देगा, तो वो लीडरशिप देने का काम जो है वो WHO करता है। तो ऐसे जो मामले होते हैं जहां पर ज्वाइंट पार्टनरशिप या सहयोग की आवश्यकता होती है, तो वहां नेतृत्व प्रदान करने का काम कौन करेगा, तो वो WHO जो है वो नेतृत्व प्रदान करेगा। बाकी सभी के अंदर कोऑर्डिनेशन करने का काम जो है वो ये करता है। दूसरा, इस क्षेत्र के अंदर जो भी पब्लिक हेल्थ का जो क्षेत्र है, स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है, उसके अंदर रिसर्च को स्टिमुलेट करना, उसको शुरू करवाना कि भाई हो सकता है फ्यूचर की कुछ थ्रेट हो, तो फ्यूचर की थ्रेट को पहले से असेस कर लेना और उसके बारे में जो शोध है उस शोध को शुरू करवाने का काम जो है WHO करता है। ना सिर्फ शोध को शुरू करवाता है, इसके अलावा कुछ वैल्यूएबल जो नॉलेज है उस वैल्यूएबल नॉलेज को जनरेट करता है, उसका ट्रांजिशन करने का काम और उसको डिसेमिनेट करना, अलग अलग देशों तक उसको पहुंचाना, वहां तक पहुंचाने का काम जो है वो भी WHO जो है उसके द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार WHO रिसर्च भी करता है, नॉलेज जनरेशन जो है उसका काम भी करता है। तो ना सिर्फ नॉलेज जनरेशन के साथ साथ डिसेमिनेशन जो है उसका काम भी किया जाता है। फिर विश्व के अंदर जो हेल्थ वगैरह है उसके क्या नॉर्म्स और क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, क्या मानक होने चाहिए, इन मानकों का निर्धारण जो है वो भी WHO के द्वारा किया जाता है कि स्वास्थ्य संबंधी क्या क्या मानक जो है वो रखे जाए। तो मानकों का निर्धारण इसके द्वारा किया जाता है और ये भी देखता है कि क्या इन मानकों का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे अगर हम देखें कि भाई जांच किट कैसा होना चाहिए, किसी भी बीमारी है तो जांच कैसे, किस प्रोसीजर से होनी चाहिए, तो ये मानक कौन निर्धारित करेगा? इस मानक को निर्धारित करने का काम जो है वो WHO करता है। तो WHO मानक निर्धारित करने का काम, नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स को भी निर्धारित करता है और उसकी मॉनिटरिंग करने का काम, उसका निरीक्षण करने का काम जो है वो भी करता है। इसके अलावा जो पॉलिसीज बनाई जाए, स्वास्थ्य से संबंधित जो नीतियां बनाई जाए, ये एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि आप हवा के अंदर कोई भी बात कर रहे हो। ये सभी चीजें जो है वो किसी न किसी एविडेंस के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, तथ्यों पर आधारित जो है वो नीति निर्माण होना चाहिए। और ये नीति निर्माण तथ्य पर आधारित तो है ही, साथ साथ ये एथिकल भी होना चाहिए, नीति परक जो है वो भी होना चाहिए। इसके अंदर किसी प्रकार अनएथिकल मीन्स जो है उसका प्रयोग नहीं किया जाए। तो ये भी कार्य जो है WHO का है। इसके अलावा ये टेक्निकल सपोर्ट उपलब्ध करवाता है जिन देशों के अंदर टेक्निकल सपोर्ट नहीं है, जहां पर वहां पर तकनीकी सहयोग जो है वो WHO के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। साथ साथ में इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, जो संस्था है उन संस्थाओं की निर्माण में भी और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर भी काम जो है वो WHO के द्वारा किया जाता है। तो इसका जो पांचवा फंक्शन है वो है टेक्निकल सपोर्ट एंड इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग का। इसके बाद में मॉनिटरिंग ऑफ द हेल्थ सिचुएशन एंड असेसिंग द ट्रेंड्स, कि विश्व के अंदर स्वास्थ्य संबंधी किस प्रकार की गतिविधियां चल रही है इसका निरीक्षण करना और हम किस दिशा में जा रहे हैं, ट्रेंड्स किस प्रकार के हैं, तो उस ट्रेंड के ऊपर, जैसे भी वर्तमान के अंदर भी हम देखते हैं कि रोज WHO जो है उसके द्वारा विश्व के अंदर कोरोना वायरस के कितने केसेस हैं, कितनी डेथ्स हो चुकी है, कितने रिकवर हो गए, कितने एक्टिव केसेस हैं, किस देश के अंदर किस प्रकार के काम चल रहे हैं, ये सब ट्रेंड जो है उसको नोटिस करने का काम जो है वो कौन करता है, तो WHO जो है वो करता है। तो इस प्रकार के फंक्शंस जो है वो WHO के हैं और वर्तमान के जो कोरोना वायरस का पेंडेमिक है उसके अंदर भी इसी प्रकार के कार्य WHO के द्वारा किए जा रहे हैं। अब जो दूसरी बात आती है वो इसका पॉजिटिव तो है कि भाई ये सब काम तो WHO कर ही रहा है, परंतु उसके बाद भी WHO की काफी क्रिटिसिज्म हो रही है और एक बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म होते हुए अभी हाल ही में यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि WHO को दी जाने वाली फंडिंग जो है उसे रोक दिया जाएगा। देखो WHO के पास में फंडिंग कहां से आती है, तो इनके फंडिंग की जो सोर्स है कुछ असिस्ट जो मेंबर कंट्रीज होती हैं उनके द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है, कुछ प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इसको डोनेट करते हैं और विश्व और सबसे ज्यादा जो फंडिंग WHO को आती है वो आती है यूएसए से।
यूएसए लगभग 400 से 500 मिलियन डॉलर के करीब जो है वो ईयरली इसको फंड करता है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन जो है वो उसको फंड करता है। तो एक बहुत बड़ा फंड जो है वो यूएसए से आता है। इसके अलावा यूरोपियन जो कंट्रीज हैं जैसे जर्मनी वगैरह है, ये भी काफी फंड जो है वो उसको करते हैं। जापान काफी अच्छा फंड जो है वो इसको करता है। तो इस प्रकार सदस्य देशों से जो WHO है उसको फंड आता है। और अभी हाल ही में ये घोषणा की गई कि WHO को दी जाने वाली फंडिंग जो है उसको रोक दिया जाए। और इससे पहले भी जो जापान है उसने भी WHO की आलोचना की थी। अब क्या क्या क्रिटिसिज्म इसकी हो रही है या क्या क्या, अगर हम कॉम्प्रिहेंसिवली एक जगह उन सभी क्रिटिसिज्म को रखने की कोशिश करें तो वो हम देख सकते हैं कि देखो इसकी आलोचनाओं में सबसे पहली बात है कि 2002-3 के अंदर सार्स नाम का एक जो ग्लोबल आउटब्रेक जो है वो बीमारी का आउटब्रेक हुआ, एक महामारी जो है वो आई। सार्स भी एक कोरोना वायरस था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है उसके नाम से हम उसको जानते हैं, चाइना से ही ओरिजिनेट हुआ था। और जब सार्स का आउटब्रेक हुआ तब विश्व के अंदर ये कहा गया कि कोरोना वायरस जो है वो कोई एक वायरस नहीं है, ये म्यूटेट करता रहेगा और इसके नोवल नए जो कोरोना वायरसेस हैं वो भी जनरेट हो सकते हैं और विश्व के लिए कोरोना वायरस एक थ्रेट जो है वो है। और उस समय ऐसी कई रिसर्च और कई रिसर्च पेपर ऐसे पब्लिश किए गए जिसके अंदर इस थ्रेट को असेस किया गया कि कोरोना वायरस के बारे में हमें और ज्यादा, हमारी जानकारी जो है बहुत सीमित है और इसलिए हमें इसके बारे में और कार्य करना चाहिए। परंतु जब इतना सब कुछ था उसके बाद भी जब चाइना के अंदर नवंबर 2019 के अंदर चीन के वुहान शहर के अंदर जब निमोनिया के कुछ अजीबोगरीब केसेस देखने को मिले तब भी WHO जो है वो जागा नहीं और वो वहां से जो लेसन्स लर्न थे सार्स के आउटब्रेक के कारण जो लेसन्स लर्न थे उनको वो यहाँ पूर्ण रूप से यूज नहीं कर पाया। तो ये एक बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म जो है वो इसकी है। दूसरी जो सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म है वो है चाइना फैक्टर कि WHO जो है वो इसको ये कहा जा रहा है कि WHO ने सभी पूरा कार्य जो है वो चाइना को डिफेंड करने के अंदर लगा दिया और वो एक चाइनीज एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। जापान के तो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने इसको चाइनीज हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी कह दिया था। तो चाइना को क्यों किस प्रकार से डिफेंड कर रहा है? तो सबसे पहले तो चाइना से जो डेटा आ रहा था, भाई आज भी हम ये जानते हैं कि इस कोरोना वायरस जो पेंडेमिक है, इस कोरोना वायरस पेंडेमिक के अंदर चाइना से आने वाला जो डेटा है उसकी रिलायबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। चाइना बहुत सारी बातें हैं जो कि छुपा रहा है और अभी तक विश्व के सामने वो सब इंफॉर्मेशन जो है वो उसने शेयर नहीं की है। और इसमें WHO जो है वो ऐसा लगता है कि वो चाइना के साथ मिली भगत के तहत कार्य कर रहा है। जैसे शुरुआत के अंदर जब चाइना से डेटा आया तो इन्होंने ब्लाइंडली उस चाइना के डेटा के ऊपर एज इट इज उन्होंने बिलीव कर लिया और ये कहा कि नहीं, ये जो काफी चाइना जो है वो कमिटेड है ट्रांसपेरेंसी के रूप में, जबकि सारा विश्व जानता है कि चाइना के डेटा जो है वो कितने क्रेडिबल होते हैं। फिर दूसरा, जब चाइना ने कहा कि नहीं इसका ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है तो WHO ने उसको एज इट इज ही वैसे के वैसे उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। 14 जनवरी को इन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके ये कहा, मिस्टर टेड्रोस जो है उन्होंने ट्वीट करके ये कहा कि इसका ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो है वो नहीं हो रहा है। और ये शुरुआत के अंदर जो सूचनाएं हैं उनको छुपाना, गलत सूचनाएं देना, ये एक तरीके से ये देखा जाए तो WHO का जो एथिकली जो इनका फंक्शन था उस फंक्शन को ये पूर्ण रूप से निभा नहीं सके। तो इसलिए WHO की काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म जो है वो की जा रही है। फिर जैसे यूएसए के राष्ट्रपति ने बीच में ये कहना शुरू कर दिया कि इसको कोरोना वायरस ना कह के इसको चाइनीज वायरस जो है वो कहा जाना चाहिए। और WHO ने अपनी पूरी एनर्जी इस बात पर लगा दी कि नहीं साहब इसको चाइनीज वायरस जो है नहीं कहा जाना चाहिए। तो उसको क्या कहा जाए, क्या नहीं कहा जाए, ये एक अलग डिबेट का काम है, ये एक पॉलिटिकल इशू है। उसको पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है वही अगर उसको डील करती तो ज्यादा अच्छी होती। WHO जैसे टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन को उसमें पढ़ना नहीं चाहिए था। इवन आरोप तो कुछ इस प्रकार के भी हैं कि ये जो मिस्टर टेड्रोस है, ये टेड्रोस जो है वो उनका खुद का झुकाव चाइना की ओर है। और इनका जो इलेक्शन हुआ था 2017 के अंदर, उस इलेक्शन के अंदर चीन की मदद से ही ये व्यक्ति जो है वो डायरेक्टर जनरल बन पाया। यानी इस वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के अंदर चीन के द्वारा लॉबिंग की गई और लॉबिंग करके जो मिस्टर टेड्रोस है उसको डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट करवाया गया। और इसीलिए टेड्रोस जो है पूर्ण रूप से चाइना को डिफेंड करने का कार्य कर रहे हैं। तो टेड्रोस की इसलिए काफी ज्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म हो रही है। दूसरा कि चाइना को ही बचाने के लिए इन्होंने ताइवान
की कोई भी बात है उसको सुना नहीं। शुरुआत में ताइवान ने ये कहना शुरू कर दिया था कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो है वो हो रहा है। और ताइवान की जो स्ट्रेटेजी रही, देखो सार्स का जो पहले आउटब्रेक हुआ था उसके अंदर ताइवान को एक बहुत बड़ा लॉस जो है वो हुआ और काफी बड़ी कीमत इसकी ताइवान को चुकानी पड़ी थी। और इसी वजह से ताइवान इस बार पहले से तैयार था कि ये जो कोरोना वायरस का पेंडेमिक है इससे ताइवान कम से कम इफेक्टेड ना हो। और ताइवान को हम कमेंडेबल कह सकते हैं उसकी जॉब को, कि वहां पर इतना बड़ा किसी प्रकार का जो लॉस होना चाहिए था वैसा लॉस वहां नहीं हुआ, जबकि वो चाइना के बिल्कुल करीब है। परंतु चाइना, क्योंकि ताइवान को ये मानता है कि ताइवान जो है चाइना का ही पार्ट है, और इसी वजह से इनके ये जो डिस्प्यूट है, इस डिस्प्यूट को लेकर अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के मत हैं। पर WHO जो है उसने ताइवान से आने वाली जो भी सूचनाएं हैं उन सूचनाओं पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया। इवन WHO के डेप्यूटी जो डायरेक्टर जनरल है उनसे जब एक पत्रकार ने पूछा कि ताइवान का जो डेटा था या ताइवान से जो इंफॉर्मेशन आई थी उसके बारे में आपने क्या किया, तो जो डायरेक्टर जनरल थे उन्होंने ताइवान का नाम लेने से इनकार कर दिया, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ने, और ये कहा कि हमें चीन से जो इंफॉर्मेशन मिली है उसी को हमने जो है उसके आधार पर कार्य किया है। यानी वो ये बात सिद्ध करने में लगे हुए थे कि ताइवान जो है वो चीन का एक पार्ट है। तो ये पॉलिटिकल डिबेट है और पॉलिटिकल डिबेट को अलग रखना चाहिए था, एक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन को इसमें जाना नहीं चाहिए था। तो इस वजह से भी इसकी क्रिटिसिज्म जो है वो हो रही। फिर यूएसए के द्वारा अर्ली ट्रेवल रेस्ट्रिक्शंस जो है वो के लिए कुछ एडवाइजरी जारी की गई थी, और वो जो ट्रेवल रेस्ट्रिक्शंस की एडवाइजरी थी उनको भी क्रिटिसाइज करने का काम WHO के द्वारा किया गया। WHO ने कहा कि इसको अब जो है उसको पैनिक नहीं किया जाए, और हम एक स्टिग्मा जो है वो जनरेट कर रहे हैं चाइनीज के प्रति, या फिर एक रेशियल जो एनवायरनमेंट है वो बना रहे हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस जो है उसको भी क्रिटिसाइज किया। यूरोप के अंदर जो डिजीज कंट्रोल का जो सेंटर है उसको WHO के द्वारा एडवाइज किया गया, और WHO के एडवाइस को वो जो यूरोपियन सेंटर था डिजीज कंट्रोल का उसने एज इट इज ले लिया, और एज इट इज लेकर उन्होंने शुरुआत के अंदर एक एडवाइजरी उस सेंटर ने जारी की जिसमें ये कहा गया कि यूरोप जो है उसके लिए पोटेंशियल थ्रेट सबसे कम है। जबकि हम अब देख रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा जो थ्रेट है या सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो यूएसए और जो यूरोपियन कंट्रीज है, इटली, स्पेन, यूके, इन्हीं देशों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। तो इस तरीके से जो शुरुआत के अंदर इनका जो रवैया रहा वो रवैया बिल्कुल भी सही नहीं था। फिर ये भी कहा जाता है लॉन्ग टर्म इसकी जो अगर हम देखें ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस के रूप में, तो WHO जो है काफी अंडर फंडेड है, कि भाई हालांकि सदस्य देशों के द्वारा फंडिंग होती तो है, परंतु वो फंडिंग को बहुत ज्यादा फंडिंग जो है वो नहीं है, तो इसलिए एक अंडर फंडेड है। फिर इसके जो रीजनल ऑफिसेस है वो तो काफी ज्यादा नॉन ट्रांसपेरेंट है, ओपेक ऑपरेशंस होते हैं, इसके अंदर पारदर्शिता जो है उसका पूर्ण रूप से अभाव है। तो पारदर्शिता के अभाव को लेकर भी इसकी क्रिटिसिज्म जो है वो की जाती है। पहले भी पूर्व के अंदर भी देखा गया कि जब जब आउटब्रेक्स आए तब तब WHO जो है वो किसी का साथ लेता रहा, यानी टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन कम और एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसने काम किया है। इवन जब कोल्ड वॉर का पीरियड था तो कम्युनिस्ट ब्लॉक के रूप के पास में, कभी जो है यूएसए के पास में, कभी USSR के पास में, कभी जब ये 1991 के बाद में जो पोलर वर्ल्ड था, जो बाइपोलर वर्ल्ड था वो जो खत्म हुआ, उसके बाद में ये नॉर्थ और साउथ के डिबेट के अंदर चले गए, और वर्तमान में यूएसए और चाइना की डिबेट जो उसके अंदर ये उलझे हुए हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने पहले भी इस प्रकार के जो कार्य है वो किए हैं। तो ये कॉम्प्रिहेंसिवली हम कह सकते हैं कि WHO का रोल जिस तरीके से अच्छा रहना चाहिए था एक विशेषज्ञ ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, वैसा रोल जो है वो नहीं रहा। अब आगे क्या होना चाहिए, और क्या यूएसए के द्वारा ये जो लिया गया निर्णय है वो सही है? तो देखो, ये जरूर कहा जा सकता है कि वर्तमान में वो समय नहीं है जब WHO से इस प्रकार की लड़ाइयां लड़ी जाए। हालांकि इस पर मॉनिटर रखा जाए और इसको सही कार्य जो है करने के लिए दबाव बनाया जाए, पर इसकी फंडिंग को रोकना एक तरीके से WHO के कार्य को और ज्यादा कमजोर कर देना होगा। काफी सारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर काफी सारे अल्प विकसित देश हैं, कई विकासशील देश हैं जिनके पास में खुद का कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास खुद की कोई एक्सपर्टीज नहीं है, वो ऐसी पेंडेमिक से, इस प्रकार की बीमारियों से लड़ने के लिए सिर्फ WHO पर ही निर्भर है। और ऐसे समय में WHO की अगर फंडिंग को हम रोकते हैं तो ये उन देशों के प्रति एक बहुत बुरा असर जो है वो होगा। तो इसलिए वर्तमान के अंदर जब तक ये क्राइसिस चल रहा है तब तक WHO पर जरूर दबाव बनाया जाए ताकि ये कार्य अच्छे से
करे, और जब ये क्राइसिस खत्म हो जाए तब WHO को और चाइना का जहां जहां पर इन्फ्लुएंस है उसको रोकने के लिए पूरे विश्व को एक जगह आना पड़ेगा। वर्तमान के अंदर विश्व के बहुत सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो गवर्नेंस के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके अंदर चाइनीज इन्फ्लुएंस जो है वो लगातार बढ़ रहा है, और ये एक थ्रेट जो है वो हमको देखने को मिलती है कि कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर चाइना जो है वो या तो खुद वहां पर चेयर कर रहा है, या फिर चाइना को सपोर्ट करने वाले लोग जो है वो वहां चेयर कर रहे हैं, वहां इंपॉर्टेंट पोजीशंस के ऊपर है, और ऐसे जो लोग हैं वो विश्व के अंदर एक जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर बनना चाहिए उसके अंदर वो सहायक नहीं है। तो पोस्ट कोरोना जो वर्ल्ड होगा या पोस्ट कोविड वर्ल्ड होगा, उस पोस्ट कोविड वर्ल्ड के अंदर इन सब चीजों को देखा जाए, वर्तमान के अंदर सहयोग जितना किया जा सकता है वैश्विक शक्तियों के बीच में वो सहयोग किया जाना चाहिए। चाहे चीन के ऊपर भी WHO भी ये दबाव भी बनाया जाए कि वो सही दिशा के अंदर कार्य करे, और एक ग्लोबल लीडरशिप जो है वो इसे उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। तो ये था WHO, जिसका हमने भूमिका पढ़ी, ये क्या है, इसके क्या फंक्शंस होते हैं और इसके क्या क्रिटिसिज्म है और क्या वे फॉरवर्ड है। थैंक यू।